Hi. When it comes to making decisions about higher studies, students and parents are equally confused. क्या हम अब्रॉड जाएं या इंडिया में स्टडी करें? अगर जाना है तो कब जाएं? अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जाएं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जाएं? कहाँ जाएं? कौन से देश में जाएं? तो ये सारे इश्यूज़ को हम आज के शो में डिस्कस करेंगे विस्तार से. I am Parveen Malhotra and my colleague Zubin. Together we'll dissect all the pros and cons of this issue. But before we proceed, do like and subscribe to the channel. कल इंडिया से हज़ारों बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए. तो सबसे पहला सवाल कि किसके लिए बाहर जाना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ठीक नहीं है, उचित नहीं है. अच्छा, मैं तो सोच रही थी तुम पूछोगे कि किसके लिए उचित है. चलो इसी से शुरू करते हैं. मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है, किस करियर में जाना है, तब आप अपना कीमती पैसा और वक्त अंडर ग्रेजुएट स्टडी पर ना डालें स्टडी अब्रॉड को लेकर. इंस्टेड आप स्टडी इन इंडिया, एक्सप्लोर द एवेन्यूज़ दैट आर अवेलेबल, मोर देन एक्सप्लोर द एवेन्यूज़ आउटसाइड, एक्सप्लोर योरसेल्फ कि तुम्हारे अंदर कहाँ घंटी बजती है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट. आपने PCM लिया हो स्कूल में और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन क्या वास्तविकता में इंजीनियरिंग आपके लिए उचित है कि नहीं? नाउ दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर अनलेस यू हैव एक्चुअली स्टडीड इंजीनियरिंग. तो ये एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको करना है तो ये एक्सपेरिमेंटेशन सस्ता पड़ेगा अगर आप इंडिया में करते हैं, कन्वीनियंट रहेगा अगर आप इंडिया में करते हैं, और आपको वक्त मिलेगा इसके बारे में सोचने का और तैयारी करने का. क्योंकि देखिए, इन द नॉलेज ईरा एंड नॉलेज इकोनॉमी आपको हायर स्टडीज़ तो करनी ही करनी है. तो आपने बैचलर्स लेवल पर क्या किया है वो डिटर्मिन नहीं करेगा हार्ड एंड फास्ट तरीके से कि आप कौन से करियर में जाते हैं. उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री या उसके भी बियॉन्ड पढ़ना ही होगा. तो आप क्यों ना अपना वक्त इंडिया में, वक्त और पैसा इंडिया में डालें. यहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, इंटर्नशिप्स करें, स्किल बेस्ड कोर्सेज करें वगैरह वगैरह, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ मुझे तो ये ही करना है या मुझे ये नहीं करना. और फिर जो आपकी टर्मिनल डिग्री है या क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आप अब्रॉड जाएं. तो एक तो ये बात हुई. दूसरी बात, सपोज़ आपके पास फंड्स नहीं है. मैंने तो देखा है कि जब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि बैचलर स्टडीज़ के लिए अब फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स बहुत कम है. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर मिलती है. तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जब आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, और अगर मिलती भी हैं और बाय चांस आप इतने लकी हैं कि आपको 80% ऑफ योर फीस की भी स्कॉलरशिप मिल गई, तब भी जो 20% आपको अपनी जेब से निकालना होता है ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होता है. तो मुझे लगता है कि ये पैसा आप बचाएं और अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए इसको एलोकेट करें. तो ये तो एक बात हुई. दूसरी बात हुई. तीसरी बात ये कि हम, ये पेरेंट्स के लिए है कि हम हमारे बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते हैं. हम उनको एक कॉटन वूल में डाल कर रखते हैं. वो स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं. तो उनको जो बड़ी दुनिया है बाहर की उसके बारे में उनको कोई फेमिलियरिटी नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि गाड़ी आती है उनको स्कूल छोड़ती है, मार्केट जाना है तो वो गाड़ी में जाते हैं, अपने व्हीकल पे जाते हैं. उनका सारा खाना पीना, कमरे की सफाई, सब कुछ माँ बाप करते हैं. जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको सब
कुछ अपने आप करना है, पढ़ाई तो करनी है, और ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई नहीं होती बाहर। तो वहाँ तो इट इज़ यू हैव टू राइट लॉन्ग एसेज एक्सेट्रा, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है हर आंसर के लिए। आपको टाइम पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इसके साथ साथ आपको सब कुछ करना है, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, आपकी खाना पकाना है, कमरा साफ़ सुफ करना है, अपने आप को ढंग से रखना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये आदत नहीं है तो सडनली आप एकदम 12वीं स्कूल के बाद अगर बाहर जाएंगे, और वहाँ एक कल्चरल डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप स्मॉल टाउन में पढ़े हुए हो और सडनली आप अमेरिका चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं, तो आपको तो उस सिस्टम में एडजस्ट करते करते ही 1 साल निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप को सोचना है, और अगर आपको लगता है कि अंडर ग्रेजुएट यहाँ कर सकते हैं, तो इन नो वे आर यू गोइंग टू बी एट अ डिसएडवांटेज। ये भी है कि कुछ फील्ड्स जिनमें प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो आपको लाइसेंस देती हैं टू प्रैक्टिस, जैसे मेडिसिन, जैसे लॉ, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है यदि आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई बाहर से की हो, पर आपका रास्ता ईजियर हो जाता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंडिया पे पढ़ाई करके। और एक दूसरा पॉइंट ये रहता है कि कई बार जो आपका मास्टर्स लेवल का पढ़ाई है वो कम ड्यूरेशन का रहता है, तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपका खर्च शायद कम पड़ेगा, और जो उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है मास्टर्स लेवल के करने के बाद, वो ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारी अंडर ग्रेजुएट स्टडी 3 साल की या 4 साल की होती है, बाहर तो 4 साल की ही होती है, ख़ास करके अगर कनाडा है या अमेरिका है तो आपको 4 साल अंडर ग्रेजुएट करना है। अंडर ग्रेजुएट स्टडी के बाद आपको कोई बहुत ढंग का जॉब तो मिलेगा ही नहीं, आपको मास्टर्स करना ही करना है। तो क्यों ना आप 3 साल में अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडी यहाँ कर लें और फिर आप बाहर जाएं। बाहर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो सिर्फ आप पूरी मास्टर्स डिग्री 1 साल में भी कर सकते हैं, जैसे कि यूके है, तो यूके में मोस्ट मास्टर्स डिग्रीज आर ओनली 1 ईयर ड्यूरेशन। सो आप 1 साल में 1 साल का खर्चा खर्च करके आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, विच विल ऑल्सो मेक यू एलिजिबल to work in those countries. So this is an important factor. Yes, the second factor is things like medicine. आपने medicine का जिक्र किया। medicine सपोज़ आपको अमेरिका मेडिसिन पढ़ना है, पहली बात तो आप 12वीं के बाद वहाँ मेडिसिन डायरेक्टली पढ़ ही नहीं सकते। आपको अंडर ग्रेजुएट स्टडी करनी है 4 साल की, उसमें भी लाइफ साइंसेस यानी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी वगैरह कोर्सेज़ के साथ आपको अपनी अंडर ग्रेजुएट 4 साल का करना है। उसके बाद आप सीधा आपकी पहली डिग्री होगी MD। तो आप 4 साल का पढ़ाई करेंगे वहाँ, उसके बाद गेटिंग इनटू मेडिकल कोर्सेज इन अमेरिका वेरी वेरी टफ, नॉट ओनली टफ, इट कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव। सो माय एडवाइस वुड बी do your undergraduate, do your MBBS straight after class 12. In India we have very good government colleges of course, और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है वहाँ से आप अपना मेडिसिन करें, वगैरह करें, आर्किटेक्चर करें, जो भी करना है वो करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यही करना है आगे, तब फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए बाहर जाएं। यहाँ मैं एक और पहलू लाना चाहूँगा, वो है लैंग्वेज की। जब कई बार स्टूडेंट्स नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ बेशक वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ड्यूअल लैंग्वेज में पढ़ाती हैं या अंग्रेज़ी में भी पढ़ाएं, पर जर्मनी अगर गए या नेदरलैंड्स गए या फ्रांस गए तो वहाँ क्या परेशानियाँ हो सकती हैं स्टूडेंट्स को? बहुत परेशानियाँ होती है, क्योंकि शायद आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ड्यूअल लैंग्वेज में है या इंग्लिश। दे आर इंक्रीजिंगली ऑफरिंग दीज कोर्सेज इन इंग्लिश टू ड्रॉ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको ट्रांसपोर्ट में जाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको स्टूडेंट्स के साथ
और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है, आपको अप्रेंटिसशिप्स करनी है, आपको जाके लोगों को इंटरव्यू करना है, ये सब करना है। अगर आप उस कंट्री की लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स आपके नहीं हैं, आप छोटा मोटा कोई कोर्स करके गए हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सपोज़ आप मेडिसिन स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, तभी तो आपके डायग्नोस्टिक्स की स्किल्स पक्के होंगे। तो आप उनसे पूछेंगे कैसे, आप उनसे चर्चा कैसे करेंगे? और जब वो देखते हैं कि आप फंबल कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जो कोलोकियल लैंग्वेज है उसमें उनसे डायलॉग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे। तो कुछ कंट्रीज़ के लिए तो आपको वहाँ की लैंग्वेज पहले से अच्छी तरह से सीख के जाना चाहिए। हाँ, इन बहुत सारे इन कंट्रीज़ में जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक वहाँ की लैंग्वेज का कोर्स होता है विच इज़ इंटेग्रल टू द मेन एकेडमिक प्रोग्राम, लेकिन दैट इज़ जस्ट काम चलाओ, जस्ट टू गेट यू बाय, इट इज़ नॉट सफिशेंट। सो ये इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। I also think one other factor that students especially should keep in mind is climate. Mostly India is a hot and a tropical country. आप यूरोप में जाते हैं, आप नॉर्थ अमेरिका कनाडा में जाते हैं, 6-6 महीने वहाँ ज़मीन पर बर्फ़ रहती है। Students don't realize that one factor. The other, a lot of our Indian students perhaps are vegetarian when they go abroad. Now of course it is much better, but there is a complete change in diet, in food, and if you are somebody who is very fussy or have many restrictions, then that is something that you need to keep in mind. Certainly not a reason not to go, but something to keep in mind. Yes, I completely agree. I know a lot of students, for instance, who were so looking forward to going and studying in London, UK, places, Scotland, Ireland, places like that. And there it just rains and rains for months. You don't see the sun, and they get so depressed and feel so homesick. And they're just not used to this kind of wet, dark, gloomy weather, and they want to come back. So that can be another very big factor. Similarly, even if you're going to some of these other European countries or even to America, there are parts of America which can be extremely cold with blizzards, or extremely hot also in some areas like Arizona, etc. So agar aap you are used to a certain kind of climate and certain kind of this thing, you might find these conditions. Or Canada, for instance, can be extremely cold. Yes, there is central heating and all of that, but you do need to commute from your flat or from your accommodation or your dorm to the college and go out in the city, and if you can't be going out, etc., this can be a very tough call. One other factor that is coming increasingly important, especially in 2020, we've seen that in the UK, that has now changed, but we are seeing this increasingly in the US, which is one of the most popular destinations for Indian students, is that work options after completing their studies are becoming more restrictive. It's not as easy to get a work permit, it's not as easy to continue staying back in the country after your program finishes, which is one of the big draws and the reason why our students are spending that much money to go out, study there, and then be able to work there. In these nationalizing times and difficult economic times, countries are in effect being less open. So that also could be a factor which will impact students and parents' decisions of going out, especially at the undergraduate level. I completely agree with you, because after all, why are students or parents looking at sending their children abroad? कि वो वहाँ काम कर सके, उनको वहाँ नौकरी मिल सके, वो वहाँ सेटल हो सके। लेकिन अगर वो कंट्री के रूल्स परमिट ही नहीं करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ लंबे दौर तक काम करने के लिए, मे बी इंटर्नशिप कर लें, मे बी आफ्टर पोस्ट स्टडी 1-2 साल काम कर सकते हैं, इस तरह का हो, या कुछ कंट्रीज़ तो द मोमेंट यू फिनिश स्टडीज़ दे सेंड यू बैक, तो फिर आपको यू आर गेटिंग नो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और अगर उसके बाद आपको वापस इंडिया आना है और वापस दरवाजे खटखटाने हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, तो फिर आप इतना वक्त और इतना पैसा क्यों ज़ाहिर करेंगे?
2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन पाई थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब के प्लान्स पे तो पानी फिर गया है। इस स्थिति में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल इसी मुद्दे को लेकर उठते हैं, क्योंकि अब इसमें मैं थोड़ा सा विस्तार में जवाब दूंगी। ऐसा है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए जा रहे हैं, यानी कि 4 साल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, या इवन 3 साल की पढ़ाई के लिए, यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग lakhs of rupees per year on fees and on accommodation and other sundry expenses। अब इस साल जो एकेडमिक ईयर है वो सितंबर में नहीं शुरू होगा, या अगर शुरू होगा, ऑफलाइन स्टडी की बात कर रही हूँ, अगर सितंबर का सेशन शुरू होगा, मई वाला तो नहीं, लेकिन सितंबर वाला सेशन अगर शुरू होगा तो वो ऑनलाइन होगा। अगर वो ऑनलाइन होगा तब, और बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हम टाइम पे शुरू करेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन स्टडी होगी, फीस आपकी उतनी की उतनी होगी, हाँ अकोमोडेशन कॉस्ट आपका नहीं होगा। तो इवन जो एकेडमिक फ़ी है वो इतनी ज़्यादा है, वो उसको कट नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप उतने लाखों रुपए क्यों खर्चेंगे ऑनलाइन स्टडी, डिस्टेंस लर्निंग के लिए? वो तो फिर आप कोर्सेरा या यूडेमी या दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी कर सकते हैं ना कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। तो इसके लिए अगर मैं आपकी जगह में हूँ तो मैं क्या करूँगी? मैं तो डिफ़र करूँगी अपना एडमिशन। आई विल से, एंड बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ये आपको प्रोविज़न देती हैं कि आप यू डिफ़र योर एडमिशन। अगर वो नहीं देती है तो डोंट ज्वाइन। दूसरी बात देखो, इन योर एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स आपकी जो पढ़ाई है दैट विल गो ऑन फॉर 6, 7, 8 मे बी 11, 12 ईयर्स। इन द नॉलेज इरा एंड नॉलेज इकोनॉमी आपको पढ़ते ही रहना है। जो आप पढ़ते हैं, जो नॉलेज आपके सिर में है, वो नॉलेज डिटर्मिन करेगा कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग हॉल ऑफ स्टडी। यू हैव टू कीप लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, यू नो। अब ना सपोज आपने ये सोचा कि मैंने तो ग्रेजुएट स्टडी यहाँ कर ली, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या एग्जीक्यूटिव MBA करने के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अगर आपका वो 1 साल का एग्जीक्यूटिव MBA, उसका आधा कोर्स या पौना कोर्स डिस्टेंस लर्निंग से होगा, तो क्या फ़ायदा उस कोर्स का? उस ऐसे कोर्सेज के बाद तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन दैट कंट्री और एनी अदर कंट्री अब्रॉड भी बहुत ही मिनिमल रहेगा। नॉट ओनली विल इट बी मिनिमल अब्रॉड, इट विल ऑल्सो बी मिनिमल व्हेन इट कम्स टू सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में फ़ायदे हैं। इंडिया में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो कॉलेजेस हैं इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कैंपस प्लेसमेंट कराती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो ऑफर करती ही हैं। In foreign countries, this campus placement ka provision is minimal. At best, they will have a career fair. You can attend it. You can give in your biodata. You may get a call. You may not get a call. They may give you an internship. But ultimately, it is you. The onus is on you to apply to companies and see if you land up a job. It doesn't come to you on a platter. तो अगर आप इस तरह का टर्मिनल क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन टर्मिनल क्वालिफिकेशन, तब तो आपको 10 बार सोचना है कि अब्रॉड जाएं या ना जाएं। अगर एवरेज यूनिवर्सिटी है तब तो बिल्कुल ना जाएं। अगर टॉप एंड यूनिवर्सिटी है और उसमें सपोज आपका हार्वर्ड में हो गया, आस्क फॉर अ डिफरमेंट, कि आप 6 महीने बाद आएंगे, and so don't cancel your admission. Tell them that you would come, but that you would like a deferment, that can you join 6 months later, and any good university worth its name will allow you that option. So in that case, fine. If they don't allow you, say, okay, thank you, goodbye. I hope you found this information meaningful and informative. If so, do share it with your friends who might benefit from it, and don't forget to like and subscribe to the channel. This video was brought to you courtesy Banav Rachna University.